उपस्थित सज्जनों, देवियों और एवं मीडिया के कार्यकर्ता, सबसे पहले तो मैं उमाकांत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। जो कि दिन पहले आपका फ़ोन आया कि ऐसा कुछ वहाँ पर उत्तराखंड लोकमंच कुछ करने वाला है रजिस्ट्रेशन विशेषज्ञों पे, तो ये एक बहुत ही अच्छा अवसर था कि मैं आप लोगों के बीच में आ सका। जिसे इस समय केदारनाथ के विसर्जन के बाद बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, कार्यशालाएं हो रही हैं। कल सुबह 10 बजे से पूरे दिन का कार्यक्रम हम वाड़िया संस्थान में कर रहे हैं, जिसमें NDMA और सारे विशिष्ट उत्तराखंड सरकार तो सब लोग मिलकर इस बारे में विचार विमर्श करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है, मैं यहाँ आ पाया, आज ही मुझे जाना पड़ेगा। तो मैं आपसे कुछ वैज्ञानिक विचार और जो कार्य करने की आवश्यकता है और आपदा के बाद उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहले उमाकांत जी ने कहा, मैंने कहा कि कैसे देना है वहाँ पे नीचे, क्योंकि हम लोग साइंटिफिक बात करते हैं तो ज़्यादातर अंग्रेजी में ही होता है, तो कहने के नहीं आप जो है मिक्स करके बोलिएगा और हिंदी में बोलिएगा। तो इसके लिए मैं पावर पॉइंट मैंने बनाया था अंग्रेजी में, फिर उसको हिंदी में बनाया। लेकिन आजकल तकनीक भी कुछ ऐसी कि कंप्यूटर से दूसरे में जाता है तो फॉन्ट सब बदल जाते हैं, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हिंदी की आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसे बता सकूँ। तो चित्रों के माध्यम से मैं ज़्यादा दिखाऊंगा। वैसे तो भट्ट जी ने कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ा, कोई भी ऐसा विषय उन्होंने ऐसा नहीं है जो उन्होंने नहीं कहा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने सब कुछ बता दिया। इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जो साइंटिफिक रिसर्च हम लोग कर रहे हैं और जो उसमें हमारी लैब्स में काम हो रहा है वाड़िया संस्थान में, और हमारे जो GPC स्टेशन हैं पूरे हिमालय में लगे हुए हैं, और खासकर केदारनाथ के जस्ट जहाँ ये दुर्घटना हुई, आपदा हुई है, चोराबाड़ी ग्लेशियर और चोराबाड़ी लेक जो जिसके फटने से ये सब कुछ हुआ है, वहाँ पर हमारा स्टेशन था। हमारे वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं। वो इस 2 दिन पहले ही वापस आए थे देहरादून, उसके बाद भी 16-17 तारीख को। उसके बाद भी अब आगे का हम लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको जो क्या किया जाए, आगे किस तरीके से आपदा को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। उस बारे में मैं संक्षेप में बताना चाहूँगा कि वाड़िया हिमालय भूविज्ञान संस्थान विश्व का एक ही संस्थान है जहाँ पे भी हिमालय के भूगर्भ से संबंधित शोध कार्य होता है, और सारा हमारा लैब में काम होता है। हम लोग फील्ड जाते हैं, वहाँ से सैंपल्स लाते हैं, सारा मिट्टी है, रॉक्स है, सबके सैंपल पूरे हिमालय और ट्रांस हिमालय, काराकोरम लद्दाख से लेके सिक्किम, अरुणाचल, पूरा उत्तराखंड, पूरा हिमालय ही हम 3500 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। सब जगह हमारे GPS स्टेशन लगे हैं, क्लाउड GPS, और उससे हमें जो भी हलचल हो रही है, अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, उसका ऑनलाइन रियल टाइम में डेटा मिलता है। तो जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ होने वाला है उसका भी प्रेडिक्शन थोड़ा बहुत इस दिशा में कार्य हो रहा है। तो हिमालय के बारे में इतना भी कहा जाए बहुत कम है, तो इस जैसे भट्ट जी ने बताया कि ये मेरुदंड की तरह है, जैसा कि कुमार संभव में कालिदास ने लिखा है, तो इससे ही पता हो जाता है कि हिमालय नाम नागाधिराज ये जो है म्यूजियम यार्ड, दैट इज लाइक म्यूजियम यार्ड फॉर द एंटायर वर्ल्ड। और उस हिसाब से जो मेरुदंड कहते हैं हिंदी में, तो इससे हम पूरी पृथ्वी की ऊंचाई, गहराई, सब कुछ इसको हम आधार मान के ही पता करते हैं। हिमालय के बारे में स्वामी विवेकानंद को बहुत प्रभाव हुआ उत्तराखंड से, उनका जो ज्ञान हुआ उनको, और उन्होंने जो कुछ भी अचीव किया, और उसका जो
उन्होंने सब उत्तराखंड से भी किया। उस बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखा कि उन्होंने आर्ट्स देखे हैं और भी बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएँ देखी हैं, लेकिन जो हिमालय में हमारा जो कल्चर है और जो हमारी जो मेडिटेशन फीस और जो कुछ भी है वो हिमालय की देन है। अगर आज हिमालय को भारत से आप हटा के देखें तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। हिमालय ही भारत के लिए सब कुछ है, उसी से ही हमारा पूरा जलवायु चक्र चल रहा है, उसी से ही हमारी पूरी जल धाराएं हैं और उसी से ही इसको वाटर टैंक ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं कि पूरा हिमालय तिब्बत से ही सारी नदियाँ निकल रही हैं, सबसे उच्च शिखर है। तो अगर हिमालय भारत में नहीं है तो ऐसा लगता है कि भारत में से कुछ भी नहीं रह जाएगा। अब इसको देखने के लिए कि संरचना क्या है, असल में क्या है, हमारे जितने भी प्लेट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जिसमें इंडियन कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन है, अफ्रीकन है, ऑस्ट्रेलिया है, जितने भी महाद्वीप हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, वो उसको एक्चुअली हम लोग अपनी टेक्निकल भाषा में प्लेट्स है। तो इसमें इंडियन प्लेट और क्या होता है कि सारी प्लेट्स एक दूसरे के करीब आ रही हैं और कभी वो टकराती हैं और कभी दूर होती हैं। तो जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई थी करीब 55 मिलियन ईयर्स बैक, तो एक हिमालय की संरचना हुई। हिमालय आज जहाँ है वहाँ पर कैथिल ओशन था, जिसको हम अगर हम उसमें जाए अपने धार्मिक पुस्तकों में और वेदों में तो क्षीर सागर था। तो क्षीर सागर जो ही आज महासमुद्र था, जब हिमालय एशियन प्लेट इंडियन प्लेट टकराई तो वो समुद्र जो है वो अंदर चला गया और हिमालय उसके ऊपर आ गया। यही एक थ्योरी है जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी लोग कहते हैं और जो आज विश्व में सर्वमान्य है। और जो हिमालय का मॉडल हम लोगों ने बनाया है इसकी उत्पत्ति के बारे में, जैसा आप देख सकते हैं, और वही आर्ट्स में जो है आर्ट एल्पाइन हिमालय में एक ही तरीके की है, वो भी पर्वत श्रृंखला इसी तरह बनी है। जैसे भट्ट जी ने बताया MCT, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट क्या है कि बहुत सारी दरारें हैं। जब हम अगर देहरादून से हम बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले शिवालिक रॉक्स आती है बीच में सबसे पहले, उसके बाद यदि थ्रस्ट आता है कि लघु हिमालय की जैसे हिमालय हम कहते हैं उसकी चट्टानें आती हैं। फिर बद्रीनाथ केदारनाथ के जस्ट साउथ में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, जो कि बहुत बड़ी, हिंदी में कह सकते हैं बहुत बड़ी दरार है जो कि पृथ्वी के अंदर तक गई हुई है। और इसमें ही जब हलचल हो रही है, प्लेट मूव करती है, तो इसके थ्रू ही सारा जो एनर्जी रिलीज होती है। तो भूकंप आ रहे हैं और जो भी एक्टिविटी हो रही है मेन सेंट्रल थ्रस्ट में इस समय बहुत ज़्यादा हो रही है, उसकी वजह से भी सारा परिवर्तन हिमालय में हो रहा है। उसके आगे हम जाते हैं तो लद्दाख और उच्च हिमालय में हिमाद्री और दूसरे थ्रस्ट हैं। तो ये आइडिया है कि किस तरीके से हिमालय उठ रहा है, आज भी उठ रहा है। 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से हिमालय में जो उठ रहा है और लगातार ये यूरेशियन प्लेट से इसकी टकराव हो रहा है। ये टकराव ऐसा नहीं कि सड़क में कोई एक्सीडेंट हो रहा है एकदम से हो गया, ये मूवमेंट बहुत स्लो होता है। 5 से 6 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की रफ्तार से कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे की तरफ आते हैं, टकराते हैं और उसके बाद एक प्लेट दूसरे के अंदर चली जाती है, उसे हम सबडक्शन कहते हैं। और इस तरह ये एक प्रक्रिया चल रही है और इनके टकराने से ही आज भूकंप आ रहे हैं और भी प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं। अब इस समय आजकल जलवायु परिवर्तन का बहुत इसमें देखा गया है कि जैसे कि वैश्विक परिवर्तन है, ग्लोबल चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है, तो इसका भी अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। तो लेकिन हमने इसको आज जो कुछ हो रहा है उसको ये सिद्ध करने के लिए हम लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व इतिहास में चले गए, पृथ्वी के इतिहास में चले गए कि जब पृथ्वी से चट्टानें बनी थी उस समय क्लाइमेट क्या थी। तो उसका पूरा अध्ययन जब हमने हिमालय की अपनी शैलों से किया, अपनी रॉक से किया, तो पता लगा कि लगातार पृथ्वी में परिवर्तन होते रहे हैं और ये परिवर्तन ऑल्टरनेटिव है। पहले उष्ण हुआ, ग्रीष्म, तो इसमें क्या है कि जो कूलिंग और वार्मिंग के इवेंट्स है वो साइकिल, तो ऐसा नहीं है कि आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है कल को ग्लोबल कूलिंग होगी, उसके पहले ग्लोबल कूलिंग थी। तो ये एक साइकिल है जो क्लाइमेट चेंज
वो आज हम उसको दूसरे उसमें सोचते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, CO2 एमिशन है, उसमें उसका प्रभाव जरूर है, वो हम आज स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। लेकिन करोड़ों वर्ष पूर्व तो ऐसा कुछ नहीं था, मानव का कोई अस्तित्व था ही नहीं, वो तो जानवर भी बहुत छोटे छोटे थे, इवॉल्व हो रहे थे, तो उस समय भी ग्लोबल वार्मिंग हुई थी। उस समय बल्कि आज से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई और पूरा हमारी पूरी पृथ्वी थी वो एक बर्फ की गोले में बदल गई थी। उसके नया डायवर्सिटी है, लोग उसको हम कहते हैं स्नोबॉल, पूरी पृथ्वी एक स्नोबॉल की तरह हो गई थी। और उसके बाद धीरे धीरे ग्लोबल वार्मिंग थी, फिर ग्लेशियर्स पिघल गए और नॉर्मल जो कंडीशन आ गई। तो इस तरह ये देखने से ये पता लगा कि आज भी जो कुछ हो रहा है हिमालय में वो एक वैज्ञानिक चक्र है जिसकी वजह से हो रहा है। अब आते हैं हम थोड़ा सा जो नेटवर्क हमारा है, साइंटिफिक नेटवर्क है, तो ये हम लोगों ने ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्टेशंस लगे हुए हैं पूरे हिमालय में। इसका ऑनलाइन इन टाइम इस समय क्या हो रहा है कहाँ पे, वो ऑनलाइन हमारे स्क्रीन पर आता है, डेल से स्टडी हो रहा है। तो ये स्टेशन हमारे रीसैट से कनेक्टेड हैं, देहरादून में हमको डेटा मिलता है और सारे स्टेशन मेंटेन किए जा रहे हैं। तो ये ऐसा है कि इससे हमें ये पता लगता है कि कहीं पर जो भूकंप आने वाला है तो कुछ पहले प्री शॉक्स आते हैं, जब बड़ा भूकंप आने वाला है तो पहले छोटे छोटे शॉक्स आते हैं, उसके बाद एक मेन अर्थक्वेक आता है, उसके बाद जब सबसाइड हो जाता है तो आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो इसका एक साइकिल होती है, भूकंप एकदम से कभी नहीं आएगा। तो ये आइडेंटिफाइड है, इसकी वजह से हम जानते हैं कौन से एरिया में किस तरह से कब भूकंप की संभावना है। बट जैसे कि मीटियोरोलॉजी वाले कहेंगे कि कल पानी बरसेगा नहीं या बादल जो भी है, तो वैसा जो अर्ली वार्निंग है वो अभी ऐसी कोई वैज्ञानिक टेक्निक नहीं डेवलप हुई है। USA और जापान बहुत एडवांस है इसमें, लेकिन वो भी नहीं इस चीज को प्रेडिक्ट कर पाए कि कल भूकंप आएगा। तो टाइम we know that earthquake will be there, but where it will occur we don't know. तो ये टेक्निक अभी इवॉल्व हो रही है अर्ली वार्निंग सिस्टम। तो इसलिए हमने फील्ड में लेबोरेटरी रखी टेस्ट करने के लिए कि मेन सेंटर गुत्तूर गढ़वाल में है, वहाँ पर ये सारा हमारा मल्टी पैरामेट्रिक जियोलॉजिकल और ऑब्जर्वेटरी है। तो इसमें हम ग्रेविमेट्री भी कर रहे हैं, मैग्नेटिज्म कैसे चेंज हो रहा है, उसका जो साइंटिफिक कैसे चेंज हो रही है। तो ये कंबाइंड इफेक्ट देख के हम लोग इंटरप्रेट करते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। तो ये फील्ड लेबोरेटरीज भी है, अभी ये गुत्तूर में है और इसको आगे भी बढ़ाने का विचार है। अब एक और भी देखा गया है अभी कुछ वर्षों में कि मीटियोरोलॉजी या रेनफॉल का क्या कनेक्शन है टेक्टोनिक से, जियोलॉजी से और या अर्थक्वेक से। तो इसमें भी एक रिलेशन हम लोगों को मिला कि जैसे धर्मशाला में स्टडी भी और जगह भी हो रही है कि जहाँ हेवी रेनफॉल है वहाँ पर जो साइक्लिसिटी है वो ज़्यादा है, भूकंप आने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा है जहाँ हेवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और जहाँ हेवी प्रेसिपिटेशन होगा वहाँ लैंडस्लाइड भी होगी, क्योंकि लैंडस्लाइड एक्चुअली क्या है, कहीं पर पानी बरस गया तो वो जो लूज सॉइल है और जो अनस्टेबल एरिया है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अब लैंडस्लाइड को भी देखा कि वो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो अगर कहीं पर साइस्मिक एक्टिविटी है, अर्थक्वेक आया है, जैसे चमोली उत्तरकाशी में हुआ था, उसके बाद उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड उड़ावरत वाला है, अभी मैं दिखाऊंगा, वो ट्रिगर कर गया। तो जो अर्थक्वेक है वो लैंडस्लाइड को ट्रिगर करता है, रॉक्स वीक हो जाती हैं और इसी तरह फिर जो आफ्टर शॉक्स हैं, तो लैंडस्लाइड का डायरेक्ट जेनेटिक रिलेशन है अर्थक्वेक से। और उसके बाद हैवी रेनफॉल, जैसे कि अभी बताऊंगा केदारनाथ में क्या हुआ। तो वो एक मीटियोरोलॉजी, एक खाली जियोलॉजिकल ही कारण नहीं है, इसमें मीटियोरोलॉजिकल या हमारा समर मानसून का बहुत बड़ा रोल है। उत्तराखंड के बारे में कुछ बताऊंगा मैं। ये ओम पर्वत है, हम कैलाश मानसरोवर के रास्ते पे जाते हैं, तो यहाँ पे जैसा कि भट्ट जी ने बताया बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी और बहुत उस समय 400 लोग करीब मरे थे इसमें। तो ये मालपा ट्रेजेडी हुई थी इस रास्ते पे पड़ता है। तो मालपा में भी यही हुआ था कि ये तो हर साल लोग जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, सबको पता है कि ये जोन 4-5 में है, लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है, लेकिन यात्रा होती है उसका एक अलग वो है। तो लेकिन ये एक अनएक्सपेक्टेड था, आप कह सकते हैं कि रात को वो सो रहे थे वहाँ पे
कैंप कर रहे थे, दूसरे दिन सुबह जाना था और रात में इतना भयंकर वहाँ पर क्राउड बस्ट हुआ, उस वजह से वो पूरे का पूरा पहाड़ नीचे आ गया और सब के सब उसमें दब गए। तो ये मालपा ट्रेजडी एक एक्चुअली आई ओपनर था उस समय 10-12 साल पहले, लेकिन उसके बाद भी ऐसी घटनाएं होती रही। इस चीज़ को सिर्फ एक जियोलॉजिकल वो मान लिया गया कि भूकंप ये हो गया, लैंडस्लाइड हो गई, वो एक्सटेंडेड हो गई। अब हम कुछ और आगे उससे एरियाज की बात करेंगे। ये जियोलॉजिकल मैप है, इसमें ये हमारे साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो जहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स है, वीक रॉक्स है, और जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, भागीरथी, हमारे चार धाम है, उस तरफ जाते हैं तो वहाँ जाकर ग्रेनाइट रॉक्स हैं। तो ग्रेनाइट जनरली जो बिल्डिंग स्टोन हमारे ग्रेनाइट की बिल्डिंग्स बनती है वो हार्ड स्टोन होता है, बड़ा स्टेबल माना जाता है। इसीलिए बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पूरा ग्रेनाइट का बना हुआ है, पूरे का पूरा नाइस ग्रेनाइट का बना है, कहीं कुछ नहीं हुआ उसमें, इतना स्टेबल वो स्टोन होता है। तो आगे देखेंगे ये। अब थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि क्लाइमेट और जो इन जनरल जो चेंजेस हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर खेती हो रही है, स्टेप में वो हो रहा है, नदी के किनारे जो है वो लोग रह रहे हैं और ऊपर भी, तो इसमें भी क्या पुराना ट्रेडिशनली तो ठीक था ये, लेकिन आजकल जो परिवर्तन हो रहे हैं उस हिसाब से अब इसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा कि नदियों के किनारे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, चाहे वो रहने के लिए हो, चाहे वो हाइड्रो पावर्स के हो, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, वो नदियों के आसपास बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर ये टिहरी डैम का है, तो टिहरी डैम के बारे में आप सब जानते हैं, भट्टी ने भी बताया, बहुत कंट्रोवर्सी की, लेकिन डैम बना हाईएस्ट डैम है वर्ल्ड में, वैसे पावर भी जनरेट हो रही है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे सवाल हैं, जो कंट्रोवर्सी है, ये सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा। अगर यहाँ पर 8 और ये जोन 5 में पड़ता है, हाईली सेंसिटिव अर्थक्वेक जोन है, तो अगर यहाँ पर 8 और 9 के बीच का अर्थक्वेक आएगा तो क्या ये सर्वाइव करेगा? अगर ये सर्वाइव नहीं करता तो दिल्ली तक पानी पूरा आ जाएगा। लेकिन इसके बारे में जब ये कुछ इसमें मतभेद थे भारतीय वैज्ञानिकों के, भूवैज्ञानिकों के लिए, औरों के लिए, लेकिन जब इसमें इन्होंने बाहर के लोग बुलाया, रशियन साइंटिस्ट है जियोफिजिक्स के, और तो उन्होंने इस पर डिजाइन किया इसको कि इसमें अर्थक्वेक अगर 8 का भी आता है, 8-9 का, तो ये सर्वाइव कर जाएगा। तो इस टेक्निकली साउंड और इसमें साइंटिफिक प्रूफ होने से किया है, तो वो एक चीज़ है, बट स्टिल वी आर मॉनिटरिंग द साइंटिफिसिटी। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, चलिए उस तरह तो रुक जाएगा, बट ये जो रिजर्वायर यहाँ पे बन गया बहुत बड़ा पानी का, और इसमें सिल्टिंग हो रही है, मलबा आ रहा है, धीरे धीरे होता क्या है कि जब एक स्टेबल वाटर बॉडी होती है तो उसमें इंड्यूस साइक्लिसिटी डेवलप हो जाती है अपने आप, उसमें अपने आप भूकंप आने लगता है। तो ये कोयना में देखा गया, महाराष्ट्र में कोयना में एक डैम है और वहाँ हिमालय नहीं है, कुछ की प्लेन सिंपल हो है, लेकिन वहाँ की जो अर्थक्वेक इतना बड़ा अर्थक्वेक आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो हम पे वाटर रिजर्वायर है, तो उसका जो वाटर कॉलम है उसमें जो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है उस वजह से अर्थक्वेक आ जाते हैं। तो टिहरी डैम की इस एक्टिविटी को भी वॉच किया जा रहा है कि जो माइक्रो साइक्लिसिटी है वो बढ़ सकती है और ये भूकंप आ सकता है। ये दूसरा बंगेरी भारी डैम का है। अब इसमें देखिए डैम बंद हो गया, इसमें क्या हुआ, सिल्टिंग हो गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में लैंडस्लाइड हो गई, सब में मटेरियल आ रहा, सिल्टिंग हो गई, तो पूरे का पूरा डैम नीचे सिल्ट हो गया, सब मिट्टी भर गई, तो उसमें प्रोडक्शन बंद हो गया, उनको बंद करना पड़ा। इस तरह मोस्टली जितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है इस समय उत्तराखंड में सब बंद हो चुके हैं और इस समय तो सब मोस्टली सब खत्म हो चुके हैं। 200 करोड़ का नुकसान हुआ है इनको हाइड्रो पावर को, और अब न्यूट्रिएंट के लिए उन्होंने और भी रोक दिए। तो एक जो बहुत बड़ा डिसास्टर का हुआ है कि जो हाइड्रो पावर है हमारी वो प्रॉब्लम आ गई है। इस तरीके भागीरथी और अलकनंदा का कंट्रोल देवप्रयाग में है। तो जनरली क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए और विष्णु घाट जो परियोजना है सारी जगह कॉन्फ्रेंसेस में और उसके आसपास डैम्स बनाए गए हैं। तो उन डैम्स का ये हो रहा है कि वो क्योंकि अभी वाले जो डिसास्टर में वो सर्वाइव नहीं कर पाए, लेकिन आगे क्या करेंगे, क्या इसको दोबारा किसी तरीके के छोटे छोटे डैम्स बनाए जाएंगे या नहीं बनाए जाएंगे? अगर बनाए जाएंगे तो क्या उसका डिजाइन होगा? तो ये एक बहुत बड़ी सोचने की हुआ है जिसमें इंजीनियर, जियोलॉजिस्ट और सबको एक साथ मिलकर काम करना है।
जो भी प्रोजेक्ट सब्सटेंशन होंगे इस तरीके से उनसे वो किया जाए कि इस तरीके के रिसर्च में कुछ उपयोग हो सके। अब एक मैं इस एनवायरमेंट में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, लेकिन एक जो भी हमारे पूरे हिमालय को इफेक्ट कर रहा है वो है गर्मियों के दिनों में आप पहाड़ में कहीं चले जाइए, स्पेशली उत्तराखंड में, तो मई जून और अभी ये बरसात से पहले पूरे उत्तराखंड में आग लग जाती है, सारे जंगल जलते हैं, हर साल जलते हैं, ये अभी लास्ट ईयर का है और इसको कोई नहीं रोकता, कोई इसके बारे में सोचता नहीं है। सब कह देते हैं वो ये तो नेचुरल है, पाइप में वो रगड़ खा जाता है तो रूल कहते हैं, तो वो पाइप वो रगड़ से हो जाती है, बट ये केवल नेचुरल नहीं है, इसका भी वो होना चाहिए। इससे क्या है कि जो वार्मिंग हो रही है अल्टीमेटली इसका असर हमारे ग्लेशियर को पड़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो इतने जंगल जलेंगे तो वो जो पॉल्यूशन हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन इसका असर हमारे ग्लेशियर को पड़ रहा है, ऊपर ग्लेशियर मेल्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर ये भी एक कारण है जो कि ज्वलंत कारण है, इसके लिए भी सोचना है। अब ग्लेशियर्स का आ जाता है, ग्लेशियर्स ये जो हमारा संस्थान कर रहा है काम गंगोत्री में, वहाँ पर ग्लेशियर घट रहे हैं, रिट्रीट कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा 12 से 14 मीटर घटते जा रहे हैं और इस हिसाब से इसमें जरूर ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, क्योंकि जब ग्लेशियर मेल्ट करते हैं, आप ये देख सकते हैं ये 1991 2011 में कितना परिवर्तन हो गया, स्प्राउट यहाँ से गंगोत्री निकली है, यही से गंगोत्री निकलती है, तो ये हम स्पष्ट देख रहे हैं कि पिछले 30-40 सालों में बहुत ज़्यादा रेट से गंगोत्री ग्लेशियर घट रहा है और इस तरह हम डोकेरानी और अभी मैं दिखाऊंगा चोराबारी ग्लेशियर जो कि केदारनाथ से मिला हुआ है, वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, तो ये चीज़ है जिसको हमें बहुत रोक तो हम नहीं सकते क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट है जिसमें हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। अगर हम सिर्फ अपने भारत का देखें तो वो कंट्रीब्यूशन हमारा बहुत कम है, जबकि और लोगों का ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमें इस बारे में सोचना है किस तरीके से इसे रोका जा सकता है। ये आप देख रहे हैं, ये बहुत हाई लेवल उसमें हाई ऑल्टीट्यूड में लैंडस्लाइड हो रही है, जहाँ ग्लेशियर है ये एरिया केदारनाथ के पीछे के हैं और काफी पीछे के, तो यहाँ पर भी देखिए भूस्खलन हो रहा है, तो ये एक इसको कभी भी हम लोग तो वैज्ञानिक हैं, हम उसका स्टडी करेंगे, बताएंगे और उसका कारण बताएंगे, लेकिन इसको रोकने के लिए क्या इससे जो आपदा आने वाली है उसके बारे में बता तो सकते हैं, क्योंकि उसमें जो एक्शन करना है वो तो गवर्नमेंट ही करेगी या कोई और ऑर्गेनाइजेशन करेंगे जो इसके लिए बनाएंगे, हम तो ये बता सकते हो। तो ये हुआ, इसके बाद चलिए आगे। अब ये जैसे ये मरणाव्रत का है, ये जैसे मैंने बताया उत्तरकाशी के बाद हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर टॉप में फ्लैन सा बन रहा है, वहाँ से ये लैंडस्लाइड शुरू हुआ था, बहुत इसमें उत्तरकाशी में नुकसान हुआ था सब। और आगे चलिए ये देख सकते हैं आप, और ये तो इस तरीके से बहुत नुकसान हुआ और ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी 2003 में, लेकिन इससे भी लगता है कि कोई हमने लेसन नहीं लिया है, ये घटनाएं होती रही। आगे चलिए, अब ये देखिए 2012 का है, अब जो फ्लैश फ्लड आज आया है यहाँ पे अलकनंदा में सब जगह, ये 2012 में भी आया था और उस समय भी हाइड्रो पावर टूट गए थे, पावर हाउस टूटा था पूरा ये, लेकिन इसके बारे में सबको पता है, हर साल ऐसा हो रहा है, हेविंग हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, रिसर्च लोग कर रहे हैं, पेपर छाप रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ इसके लिए ऑलरेडी सजेशन दिए गए, जैसे भट्ट जी कह रहे हैं, उन्होंने तो काफी ऊपर तक ये बात पहुँचाई है, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो सर्वे है, बॉडिया है और लोग हैं, तो हम लोगों की रिपोर्ट्स का कहीं कुछ प्रयोग नहीं होता है। हम लोग पेपर छाप देते हैं, रिपोर्ट चली गई, गवर्नमेंट में चली गई, प्रोजेक्ट पूरा हो गया, उसके बाद क्योंकि वो हमारा भी मैंडेट नहीं है कि हम उसको आगे मूव करें, तो ये चीज आगे। अब आप क्लाउड बस्ट पर, क्लाउड बस्ट अभी क्या है, अभी 8-10-15 साल पहले आपने मीडिया में टेलीविजन में क्लाउड बस्ट नाम नहीं सुना होगा, बहुत कम आता था, पर ऐसा नहीं कि क्लाउड बस्ट तब नहीं होता था, लेकिन आजकल उसको समझने की कोशिश हो रही है। तो ये 2012 का है, इसके पहले मुंशियारी में हुआ था, पूरा गाँव हो गया था। क्लाउड बस्ट एक्चुअली है क्या, क्लाउड बस्ट क्या है कि जब एक छोटे से एरिया में बहुत हैवी प्रेसिपिटेशन हो जाता है,
एक छोटे से जगह में अगर साल भर में जितनी वर्षा होती है उतनी वर्षा एक दिन में हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसका कितना इम्पैक्ट होगा। तो उसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं कि बादल फट गया और एक लिमिटेड एरिया में 8-10 किलोमीटर के अंदर ही उसका असर होगा, लेकिन वो एरिया फिर तो तहस नहस हो जाएगा। यही हुआ था मंशियानी में, पूरे गाँव पूरा दब गया था पीटी के पास, और ये उसके बाद और जगह हुआ। और केदारनाथ में जो हुआ वो भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। अब कैसे हुआ उसके बारे में मैं बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं, ये डिजास्टर की कुछ दिन पहले की तस्वीर है, जबकि वहाँ सब कुछ नहीं, उसे पीछे जाइए, उसी में जाइए। हाँ देखिए आप, ग्लेशियर में पीछे सब कुछ है, और कुछ ऐसा आभास नहीं था कि 2 दिन बाद यहाँ पर इतना बड़ा डिजास्टर हो जाएगा, इतनी बड़ी कैलेमिटी हो जाएगी, जिसको हम सुनामी का नाम दे रहे हैं। क्योंकि सुनामी आप बता सकते हैं जनरल साहब कि कैसे क्या हुआ। तो उस डायमेंशन की ये ट्रेजेडी हुई है जो हिमालयन सुनामी के नाम से वो हो रहा है। वही हम लोग देखने को मिला कि कारें बह रही है और पूरे का पूरा गांव के गांव वो हो गए। तो उसका डायमेंशन तो हुआ क्या एक्चुअली, ये 16 तारीख की रात को, क्योंकि इसके पीछे चोराबारी ग्लेशियर है, चोराबारी तालाब है, लेक है, उसे हम महात्मा गांधी सरोवर भी बोलते हैं। वहाँ महात्मा गांधी जी की अस्थियाँ प्रवाहित की गई थी उस तालाब में, उसका नाम चोराबारी वो है, बट उसका महात्मा गांधी सरोवर। 16 तारीख की रात को वहाँ पे जो हमारा स्टेशन लगा था उसने रिकॉर्ड किया था 315 मिलीमीटर बारिश हुई वहाँ पे, क्योंकि नॉर्मल रेन होनी चाहिए वहाँ पे 40 से 50 मिलीमीटर। 40 से 50 मिलीमीटर के बजाय 315 मिलीमीटर वहाँ पे बारिश हुई, और लगातार भी। उस वजह से क्या हुआ कि जो चोराबारी ग्लेशियर का एक पार्ट था वो उससे डैमेज हो गया। उस वजह से जो पानी आया, एक तो ग्लेशियर मेल्ट कर गया, दूसरा हेवी रेन हो गई, दूसरी वहाँ पे चोराबारी लेक थी, चोराबारी तालाब था, वो बस्ट हो, सारा पानी उसमें आ गया। शैलो लेक थी, कोई बहुत बड़ी नहीं थी, और इस डायमेंशन की ट्रेजेडी हो जाएगी ये हम लोगों ने नहीं सोचा था। लेकिन वो जब बस्ट हुआ, उसके बस्ट होने से जो सारा आया तो सारे केदारनाथ को उसने मंदाकिनी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, लेफ्ट और राइट में। और जो कि आप देख सकते हैं इसमें ये पूरा 17 तारीख की तस्वीरें सैटेलाइट से ली है, और इसमें आप देख सकते हैं कि क्या हालत हो गई जस्ट 1 दिन बाद। तो ये इतना बड़ा यहाँ पे भूकंप नहीं आया था इस समय, ये सिर्फ लैंडस्लाइड हुआ है। क्लाउड बर्स्ट ट्रिगर्ड द लैंडस्लाइड। तो पहली चीज है हेवी रेन, क्लाउड बर्स्ट हुआ, फिर लैंडस्लाइड हुआ, और फिर रिवर सारे के सारे पानी नीचे आ गया, 2 स्ट्रीम्स बन गई, और सारे का पानी नीचे, ये पूरा मंदिर छोड़ के सब कुछ वहाँ खत्म हो गया, और नीचे रामबाड़ा पूरा खत्म हो गया। तो वो भी नीचे आ गया इसमें। और ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, आपने इतना सारा टेलीविजन में लाइव देखा है और मीडिया में देखा है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। अब हमको सोचना ये है कि आगे एक छोटी सी लेक दिख रही है आपको, ये चोराबारी लेक है, इसी में पानी भरा है और इसी से बर्स्ट हुआ है, और इसी से आगे सब विनाश हुआ है। तो ये इतना छोटा सा था लेकिन इतना बड़ा रूप ले लिया। अभी सैटेलाइट इमेज है, ये नासा की सैटेलाइट्स भी है, हमारी जो इसरो की सैटेलाइट्स है वो भी है। आप देख सकते हैं लेफ्ट में ये पहले जो हुआ था वहाँ पर केदारनाथ का वो एरिया सब अच्छा दिख रहा है, और जो राइट पे है वो डिजास्टर की जस्ट बात का है। तो वहाँ क्या हुआ, अलग ग्लेशियर से जो आया उससे मंदाकिनी की अलग अलग नारायण की 2 से 3 हो गई, और पूरे का पूरा जो मलबा आया डेब्री उसने ये सब नीचे तक आ गया। तो ये सैटेलाइट भी प्रूव हो गया था कि क्रिस्टल फील्ड वर्क हो नहीं सकता था, और अमरोह की फील्ड भी वापस आ गई थी। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने भी सब सैटेलाइट में से देखा है और टीवी के माध्यम से देखा है। लेकिन अभी ये हुआ है कि इसके बाद इसको कैसे क्या किया जाए, क्योंकि इसमें अभी भी ऐसा है कि जो वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन ये सब हो गया है। अब जो चल रहा है कि ये बोर्डर्स हैं इनको कैसे हटाना है, इतने सारे बोर्डर्स हैं वो एक दूसरे से अटके हुए हैं। एक जो बोल्डर सबसे बड़ा है करीब 30 फीट का, जिसकी वजह से केदारनाथ टेम्पल बच गया, वो उसने उसको ब्लॉक कर दिया पूरा पीछे से, जिसकी
इसकी वजह से ही टेम्पो सर्वाइव कर गया और सारे बोल्डर्स को उसने इधर कर दिया। तो वो है उसको अब इनको अगर हटाया भी जाए तो तोड़ के चाहते हैं, क्योंकि उसमें अभी देखना पड़ेगा साइंटिफिकली कि हम कैसे रिमूव करें। अभी देख सकते हैं आप इस डायमेंशन के बोल्डर्स हैं, ये 20-30 फीट वाले बोल्डर्स हैं और ये ग्लेशियर के साथ ही आते हैं। जब ग्लेशियर चलता है तो उसके साथ बड़े बड़े बोल्डर्स आते हैं, तो ग्लेशियर बोल्डर्स हैं। तो ये हुआ कि अब ये हो रहा है रोज ही वहाँ सचिवालय मीटिंग होती है, मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं सब वैज्ञानिकों को और उनको कि इसको किस तरीके से हटाया जाए और क्या, क्योंकि उसके लिए हमने सजेस्ट किया है कि हमारे जो नए वैज्ञानिक जो उस एरिया में काम कर रहे हैं उनको चाहिए। और एक टेक्निक है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार, तो वो ऐसा रेडार है जिससे कि हम बहुत ज़्यादा के अंदर वाइब्रेशन नहीं होगा, क्योंकि अभी ये एरिया बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ नहीं चाहिए, नहीं तो और डैमेज हो सकता है और डेबरी आ सकती है, क्योंकि अभी सब रुकी हुई है। तो जीपीआर के थ्रू हम अंदर देखेंगे मंदिर के नीचे क्या स्थिति है। और अभी भी जैसा हम लोग को आर्मी से इंफॉर्मेशन मिली है और से जब से कि जो डेड बॉडीज है वो अभी भी बोल्डर्स के नीचे दबी हुई है। ये हो रहा है कि इसको कैसे निकाला जाए और जिससे कि कोई इस तरीके का वो ना हो कि उसको बोल्डर्स को लिए पिकअप करें। तो ये हाई टेक्निक से किया जाएगा, जिसमें जीपीआर यूज किया जाएगा और भी उसमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं, तो वो सभी को प्लान कर रहे हैं कि वहाँ अब जो मंदिर के आसपास का इलाका है पहले उसे कैसे ठीक किया जाए। ये एक जियोलॉजिकल मैप में दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या होता है, जैसे आप ऊपर जा रहे हैं तरह से, तो यहाँ पर भी जो ब्लॉक्स हैं ये बहुत हीट रिएक्शन, ये जो थ्रस्ट है इस वजह से ये एक्टिवेट हुआ है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेस एक्टिवेट हुई है, तो वो स्ट्रेस रिलीज होगी, तो रिलीज होगी तो अर्थक्वेक आएगा या कोई हो सकता है वोल्केनिक इरप्शन हो या कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ पर हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी हो तब खुद है, आपने देखा होगा। और तो इस तरीके के वहाँ की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हाई टेम्परेचर, तो इस वजह से ये बहुत सेंसिटिव एरिया है। तो हम लोग ये कर रहे हैं कि इसके लिए लैंडस्लाइड जोलेशन मैपिंग की जाए डिटेल में। वैसे तो चिन्हित है ये, GIS सर्वे ने काम किया है, हम लोगों ने किया है, यूनिवर्सिटीज वालों ने किया है, गढ़वाल ने भी किया है। तो एक दृष्टिकोण से कि जो लैंडस्लाइड जोलेशन है उसको चिन्हित करके और ऑल्टरनेटिव क्या है, क्योंकि सारी रोड्स किसी रिवर के अलाउ हैं और वो रोड्स जो है वाइटनिंग हुई है, डायनामाइट यूज हुआ है, तो उस वजह से और भी वो काफ़ी उसमें ज्वाइंट्स आ गए हैं, फ्रैक्चर्स आ गए हैं। तो अब ये हो रहा है, इसका ऑल्टरनेटिव ये सोचा जा रहा है कि अगर पॉसिबल है तो हम उसको टनल्स के थ्रू लिंक कर सकते हैं। सिकलिया सोन वाला है श्रीनगर के आगे, वो बहुत हमेशा एक्टिवेटेड रहता है। तो एक ऑल्टरनेटिव हमको सोचना है कि टनल्स जो है वो JNK में और हिमाचल में सक्सेसफुल नहीं है, टनल्स जो भी बनी है ट्रेन में क्या रही है। तो इसका एक ही ऑल्टरनेटिव इस तरह है कि हम लोगों को सोचना चाहिए आगे के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टनल्स का हम लोग कर सकें। नेक्स्ट, अब ये 4 धाम यात्रा वो अभी टेम्परेरी वो हो गया है, लेकिन इसको रोका तो नहीं जा सकता है। तो इसके लिए भी सोचना पड़ेगा वैज्ञानिकों के हिसाब से, मीटियोरोलॉजी वालों के हिसाब से, BRO, आर्मी वो। तो अगर जैसे एक सजेशन है हम लोगों का कि जैसे रजिस्ट्रेशन जरूरी है, जैसे अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा है, एवरीथिंग इज प्लान्ड, एवरीथिंग इज प्लान्ड, रजिस्टर्ड, पूरी उनकी वो होती है। तो उस तरीके का कुछ प्लान को करना पड़ेगा इस 4 धाम यात्रा के लिए भी, ताकि सुरक्षित हो। यहाँ जाने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन यह है कि कम से कम इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और जैसे कि एक चीज ये मानना पड़ेगा, जो कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ केदारनाथ ट्रेनिटी में, वो ये हुआ कि 16 तारीख को जब मीटियोरोलॉजी डिपार्टमेंट में डायरेक्टर है डॉक्टर शर्मा, तो उन्होंने बताया था, एक्चुअली वो वार्निंग दी थी कि वहाँ पर बहुत हैवी रेन की पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी नहीं, उन्होंने कहा था और बहुत हैवी रेन होगी, वहाँ यात्रियों को न जाने के लिए। जो न्यूज़पेपर दिखाता है उसमें यही है, तो वो उसको दिखा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी उनको ये कहेंगे, सिंपली वो कर दिया गया कि ये मौसम विभाग वाले तो कहते रहते हैं कि हैवी बारिश होगी, ये होगा वो होगा।
तो उसको सीरियसली नहीं लिया गया। और बाद में जैसा कि हम लोगों को पता लगा, he was stopped to talk to press, he was stopped to give any interview, and he is now removed from that thing. उनका कुछ नहीं आता आज का टीवी पे कि रोज आपने देखा होगा शर्मा जी बोलते थे। उसके बाद क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है उत्तराखंड उपग्रह डिपार्टमेंट सैटेलाइट, उन्होंने कहा हम फोरकास्ट करेंगे। उन्होंने और बड़ी गलती की, उन्होंने एनआरएसए में सैटेलाइट के थ्रू किया, कुछ उनका कोऑर्डिनेशन जीतने के लिए क्या था, उन्होंने एक दूसरा वो कर दिया नेक्स्ट डे कि बद्रीनाथ के पीछे जो लेक है वो भी बर्स्ट होने वाली, वहाँ भी लेक बन गई है, वो भी बर्स्ट हो रही है, वो ऐसे ही हो जाएगा। इमीडिएटली नेक्स्ट डे बहुगुणा जी ने हम लोग को बुलाया, हम लोग गए, डिस्कस किया, पीओटी चीफ है डायरेक्टर उसके, वो भी आए, हम लोगों ने देख के सैटेलाइट का हमने देखा कुछ नहीं होने वाला, ये इस तरीके के लेक है, पहली बात तो लेक ही नहीं है वहाँ पर, वो सिर्फ एवलांस हुआ था, उसका कुछ पार्ट था। तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, प्रेस में भी आ गया कि ऐसा ऐसा होने वाला, तो पैनिक हो गया। तो ये सब वो आ रहा, इस तरीके की जानकारी को थोड़ा जब तक कंफर्म ना हो वो नहीं देना चाहिए, तो फिर वो भी बंद हो गया कि नहीं अब वो ऐसा पॉडकास्ट नहीं करेंगे। तो ये जो भी इसमें कमियां हैं उसको हमें सुधारनी है कि अब जैसे एक इसमें कल ही फ्राइडे को फ्रांस से हमारा एक नया सैटेलाइट छोड़ा गया है, सैटेलाइट 3D, उसमें ये प्रोविजन रखा गया, उसमें वो थोड़ा सा अर्ली वार्निंग का है उसमें, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसको भी वो गाइड करेगा। तो ये डिजास्टर को देखते हुए उसमें वो चीज़ें प्लस की गई हैं, और वो सैटेलाइट जो डेटा देगा वो अगले हम लोग को बहुत हेल्प करेगा उसका। तो ये इस तरीके से हम लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे हम लैंडस्लाइड को रोक सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग बना रहे हैं प्रोग्राम कि लैंडस्लाइड की जेनेसिस में जाना चाहिए, जो मैन मेड है उसका भी देखना पड़ेगा, जो नेचुरल है वो भी, और कैसे प्रिवेंशन करें, क्या करें, इसके बारे में हम लोग जरा डिटेल में काम कर रहे हैं। अभी देखिए कलिया समूह का लैंडस्लाइड है, ये कभी भी आप गए होंगे श्रीनगर से थोड़ा पास में, सबने देखा होगा पिछले 150 साल से ऐसे ही है, इतना भी आप यहाँ पर कर लीजिए, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन ये कभी नहीं रुकता है। तो इसका एक ही ऑल्टरनेटिव है कि यहाँ से बंद करके इसको सील करके और एक टनल इसके श्रीनगर से टनल लगा के इसको आगे तक जहाँ तक पॉसिबल है ये किया जा सकता है। दैट इज द ओनली ऑल्टरनेटिव, और कुछ नहीं हो सकता। अभी आप देखिए बहुत बड़ा जो कॉमन सेंस है जो कि हम लोग नहीं सोचते हैं, और जियोलॉजिस्ट की इसमें कोई राय नहीं ली जाती। कभी हम लोग भी अपना घर बनाते हैं, कभी भी करते हैं, तो इस बारे में सोचते ही नहीं है कि लैंड स्टेबल है कि सॉइल कैसी है, फाउंडेशन कैसी है। अब आप ये देखिए नीचे जहाँ पर ये मकान बने हैं सारे रिवर के एवं पूरे हिमालय में ऐसे ही बने हैं, ये जो बोल्डर बेड्स दिख रहे हैं और क्ले दिख रही है, ये बहुत ही यंग क्ले है, इसे टेरेस बोलते हैं जियोलॉजी में। ये बहुत ही यंग, मतलब इसकी एज 1 लाख साल भी नहीं है, जहाँ पहाड़ में करोड़ों साल की बात करते हैं, जो चट्टान है 1 लाख साल भी नहीं हुआ इससे, अभी ये बनी ही नहीं है, इतनी लूज है इसमें। अगर यहाँ पर आप इतने बड़े मल्टी स्टोरी मकान बनाएंगे तो उसका कैसे सर्वाइव करेगा, फाउंडेशन ही नहीं उसमें, आप देख सकते हैं लूज बोल्डर लगे हुए हैं। तो इसी तरीके के नॉट ओनली प्राइवेट हाउसेज, ये हमारे हाइडल प्रोजेक्ट्स यहीं पर बने हुए हैं, हमारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के यहीं पर बने हुए बड़े बड़े। तो अच्छा उसमें इंजीनियर्स हैं, उसमें जियोलॉजिस्ट हैं, सारे हैं, लेकिन कोई इस बारे में सोचता ही नहीं। दूसरी चीज ये है कि अभी देखिए श्रीनगर में कभी पता लगा कि जो चौरास है जहाँ पर यूनिवर्सिटी बनी हुई है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो भी एक्चुअली क्वार्टरनरी टेरेस है, वहाँ भी यही स्थिति थी, लेकिन वहाँ उन्होंने बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बना दी, पूरी यूनिवर्सिटी बना दी, उस सब बैठ गया। हाँ, होल दैट इज गॉन, उनका वो नदी में चला गया और सर्वाइव नहीं करेगा। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि वहाँ भी जियोलॉजिस्ट हैं, वहाँ पर भी वैज्ञानिक हैं, और हर लोग काम करने जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कमी है हम लोगों में, जो उसकी वजह से ये सब होगा। अब मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ूँगा, थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँगा कि जो हमें अपनी वनस्पति और जो है जो बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ हिमालय को देखते हैं, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज इन इंडिया, पूरी नॉर्थ ईस्ट में हमारे यहाँ वो रेयर स्पीसीज है, हमारा ब्रह्म का रेयर है, इस तरह की
कहीं नहीं मिलती, उसको हमें प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है इंडिया फ्लावर का। और इस तरीके की सारी जो हमारी वनस्पति और जैव विविधता है उसका भी हमें ध्यान रखना है, वो खत्म ना हो। और तो ये हमारा हाँ, उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, अपने समय दिया। ये मैंने पुस्तक अभी अप्रैल में जैसे ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, वहाँ हमने ये सब नया शुरू किया था कि पहला इश्यू है भूवैज्ञानिक जन चेतना, मध्य हिमालय उत्तराखंड का भूविज्ञान, पर्यावरण एवं विकास नीति। तो इसमें हमने पूरा डॉक्यूमेंट बनाया था कि हमें हिमालयन स्टेट्स के क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रखने हैं, किस तरीके से क्या होना चाहिए, स्पेशली फॉर उत्तराखंड। तो ये अप्रैल में हुआ था और जून में उसमें से बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। तो ये वो है कि हम लोग इस बारे में जरा जन चेतना देनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके प्रदर्शन के बाद प्रोफेसर शर्मा खत्म करेंगे और मैं उम्मीद करूँगा कि जो भी जिज्ञासाएँ बहुत सारे साथियों के मन में है, मेरे मन में भी बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया उनके मन में भी नई जिज्ञासाएँ क्योंकि रोज नई खोजें सामने आ रही हैं। मैं अधिक वक्त नहीं लूँगा, मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोफेसर शर्मा जी से, विनोद की शर्मा साहब से निवेदन करूँगा कि वे अपनी बात रखें और IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक थिंक टैंक है। जिस तरह से हमारे मैनेजमेंट हो रही है, किसी डिजास्टर मैनेजमेंट हो रही है और हमारी खुशकिस्मती है कि प्रोफेसर शर्मा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट के प्रोफेसर हैं। मैं ये कोई हमने इसीलिए विशेषज्ञों को बुलाया कि हम कोई विशेषज्ञ नहीं है कि हम जमीन के नीचे या जमीन के ऊपर डिजास्टर में क्या हो रहा है, हम कुछ भी बात करें, कम से कम हम सीखें, लर्न करें और उनसे जो विद्वान हैं उनकी उन्होंने क्या स्टडीज की है, साइंटिफिक स्टडीज की है, उनसे हम नाम उठाएं और एनलाइटन हो, दूसरों को भी एनलाइटन करें। मैं प्रोफेसर शर्मा से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें और इसके बाद चंद मिनटों के बाद इसके बाद प्रश्नोत्तर होगा। मेरे जितने भी भाई हैं, मुझे खुशी है कि यहाँ पर विजय ढोलिया साहब जो आपदा के वक्त में वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे रुद्रप्रयाग में, वो भी हमारे बीच में आए हुए हैं और कई वरिष्ठ अधिकारीगण आए हुए हैं। मैं उन सभी का स्वागत करूंगा। एक हमारे प्रकाश चौधरी जी, वो भी बहुत अच्छा हिमालय के मुद्दों पर संघर्ष करते हैं, जूझते हैं, वो भी मैंने उनको देखा था थोड़ी देर पहले। और हम सब लोग ये चाहेंगे कि आपकी जो जिज्ञासाएँ हैं आपके मन में, वो हमारे विशेषज्ञों से आप शेयर करें, पूछें। मैं प्रोफेसर शर्मा के लिए मंच से